डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल क्विक लर्निंग विद ईज। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की जो वीडियो है इसमें हम कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 3 बिहार SCERT हिंदी को। इससे पहले हमने क्लास 6, 7, 8 की साइंस को कंप्लीट किया था, EVS कंप्लीट की थी हमने। आज हम कंप्लीट करेंगे क्लास 3 की बिहार SCERT हिंदी को। इसी तरीके से मैं आपको आगे की जो क्लासेस की जो समरीज हैं वो भी करवाती हुई चलूँगी। स्टार्ट कर रहे हैं हम क्लास 3 से। तो जो क्लास 3 का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है प्रार्थना। तो जो प्रार्थना है ये देश के ऊपर प्रार्थना है। कुछ लाइनें इसकी ऐसे हैं, देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। जो इसके राइटर हैं वो है रविंद्रनाथ ठाकुर जी। ठीक है, तो अगर आपसे ये लाइनें दी जाती हैं कि इसका शीर्षक क्या है तो ये एक प्रार्थना है। इसके राइटर कौन है तो रविंद्रनाथ ठाकुर जी हैं। और ये जो कविता है ये किसके बारे में है तो ये देश के बारे में कविता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 है प्रतीक्षा। इसके अंदर जो मेन किरदार हैं वो है महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य आनंद। ठीक है, तो ये कहानी है महात्मा बुद्ध और जो उनके शिष्य आनंद हैं ये एक यात्रा पे जा रहे होते हैं। तो बीच में क्या है, महात्मा बुद्ध को प्यास लगती है तो वो अपने शिष्य से बोलते हैं कि मुझे पानी ला कर दो। तो जैसे ही आनंद क्या है तालाब के पास पानी लेने जाते हैं, वहाँ से बैलगाड़ी गुजर जाती है जिसकी वजह से पानी क्या है गंदा हो जाता है। पानी गंदा होने की वजह से जो आनंद है वो पानी नहीं लेके आते और वो बोलते हैं महात्मा बुद्ध से कि मैं आपके लिए पानी ले रहा था लेकिन वहाँ से बैलगाड़ी गुजरी, वहाँ से मिट्टी मिट्टी हो गई तो सारा पानी गंदा हो गया। तो महात्मा बुद्ध जी उसे दोबारा भेजते हैं कि जाओ दोबारा जाओ और पानी लेके आओ। तो वो दोबारा जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पानी गंदा मिलता है और वो फिर से वापस आ जाते हैं खाली हाथ। इसी तरीके से महात्मा बुद्ध उनको 3 बार भेजते हैं और वो तीनों बार वापस आ जाते हैं कि पानी गंदा है। लेकिन जैसे ही महात्मा बुद्ध ने 4th टाइम भेजते हैं, चौथी बार भेजते हैं, तो क्या है वहाँ पे उनको पानी साफ़ दिखता है और वो पानी भर के ले आते हैं। तो पानी उनको साफ़ इसीलिए दिखता है क्योंकि थोड़ी देर बाद जो भी मिट्टी से गंदगी होती है, जो फूल पत्ती गिर जाते हैं उसके अंदर, वो सब पानी में बैठ जाते हैं। तो इसी तरीके से फिर बाद में महात्मा बुद्ध आनंद को समझाते हैं कि अगर हम थोड़ी प्रतीक्षा कर लें तो सब कुछ ठीक हो जाता है। मतलब उन्होंने ये समझाया कि देखो थोड़ी देर बाद क्या है, जो मिट्टी थी वो सारी नीचे बैठ गई और तुमको पानी अच्छे से मिल गया। इसी तरीके से क्या है, कुछ लोग हमारे मन को गंदा कर देते हैं, कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जिससे हमारा मन गंदा हो जाता है और हम क्या है उनकी बातों को सुन के उन पर अमल करने लगते हैं। इससे अच्छा है कि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, सोचें समझें, और अगर हम थोड़े रुक जाएं तो क्या है हमारे मन में कभी भी कोई भी गलत विचार ना आए। और अगर आता भी है तो अगर हम सोच समझ के काम लें थोड़ी प्रतीक्षा से, तो क्या है हम कोई भी गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे और हमारा मन भी शांत रहेगा। तो ये इसकी सीख थी। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है प्रतीक्षा। मेन किरदार है महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य आनंद। और सीख मैंने आपको बता दी कि अगर थोड़ी प्रतीक्षा कर ली जाए तो सब कुछ ठीक हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है मेरा गांव पार्ट 3। तो इसमें क्या है, गांव की विशेषता के बारे में बताया गया है कि गांव बहुत सुंदर है, यहाँ पे क्या है मॉल या फिर सिनेमा घर नहीं है, यहाँ पे मिट्टी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है हम लोग साथ साथ रहते हैं, हमारे में कोई भेदभाव नहीं है। तो ये सारी गांव की विशेषताएं बताई गई हैं। यहाँ पे एक लाइन आती है जहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है, कौन बच्चे अमराई की छाँव में खेल रहे हैं। तो ये जो गांव में जो बच्चे हैं वो अमराई की छाँव में खेलते हैं। उन बच्चों के नाम है चुन्नू, मुन्नू और मुनिया। और अमराई की छाँव मतलब, अमराई का मतलब होता है आम के बगीचे, उनकी छाँव में बच्चे खेल रहे हैं। अगर किरदार पूछे जाते हैं तो कौन खेल रहे हैं तो चुन्नू, मुन्नू और मुनिया खेल रहे हैं। किसकी छाँव में खेल रहे हैं तो अमराई की छाँव में खेल रहे हैं। ठीक है, और अगर वो पोइम की आपको लाइनें दी जाती हैं गांव से रिलेटेड तो जो शीर्षक होगा वो होगा मेरा गांव। इसके बाद नेक्स्ट आता है पार्ट 4 जो है बब्बन बंदर। तो बब्बन बंदर के जो मेन किरदार हैं वो है गब्बर शेर, लल्ली लोमड़ी, बब्बन बंदर जो कि एक बंदर का बच्चा है। तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि जो गब्बर शेर होता है वो क्या है जंगल में कहता है कि जो भी बच्चे हैं वो सारे क्या हैं स्कूल जाएंगे। तो जो भी हाथी होते हैं, हिरन होते हैं, भालू होता है, वो सब क्या हैं स्कूल जाएंगे ये सब। और बंदर के बच्चे सबको स्कूल जाने के लिए वो कहता है। तो सारे बच्चे क्या हैं गब्बर शेर की बात मान के स्कूल जाते हैं और वहाँ पे जो टीचर होती है वो है लल्ली लोमड़ी। ठीक है, तो लेकिन एक बंदर का बच्चा ऐसा होता है जो कि नहीं जाता है, वहाँ से भाग आता है स्कूल से, वो होता है बब्बन। ठीक है, फिर जो गब्बर शेर है उसे देख लेता है और बोलता है कि तुम स्कूल से क्यों भागे हो। वो छुपने लगता है। फिर क्या है वो बाद में बताता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता स्कूल में, मेरा मन नहीं लगता। तो गब्बर शेर उसे समझाता है कि नहीं तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, तुम्हें पढ़ना लिखना चाहिए। बाद में वो जो बब्बन होता है वो पढ़ने लगता है अच्छे से और वो बहुत अच्छा पढ़ाई में हो जाता है। तो जो गब्बर शेर है वो बब्बन को उसकी अच्छी मतलब पढ़ाई के लिए इनाम देता है और इनाम में वो उसे डफली देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है
आपको किरदार के नाम याद रखने हैं कि बब्बन बंदर, जो बंदर है उसका नाम है बब्बन, शेर का नाम है गब्बर और जो लोमड़ी है उसका नाम है लल्ली, जो कि टीचर का रोल यहाँ पे अदा कर रही है। ठीक है, और जो गब्बर शेर है वो बब्बन को क्या देता है, वो डफली इनाम में देता है और बब्बन एक बंदर का बच्चा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है खूब मज़े हैं मौसम के। तो यहाँ पे मौसम के बारे में आपको बताया गया है, जितने भी मौसम होते हैं उन सभी के बारे में। तो यहाँ पे कुछ कुछ लाइनें हैं, जैसे कुल्फ़ी खूब जमा सकता। ठीक है, तो वो कौन सा मौसम है जिसमें कुल्फ़ी वो जमा सकता है, तो वो है सर्दी का। धरती खूब सजा सकता, तो फूलों से धरती कैसे सजाएगा जब बसंत का मौसम होगा। खड़खड़ राग सुना सकता, तो पतझड़ के मौसम की बात की गई है। फसलें खूब उगा सकता, मतलब वर्षा की बात की गई है। छुट्टी खूब मना सकता, मतलब गर्मी की बात की गई है। ठीक है, तो अगर आपसे कुछ पहेली टाइप्स ऐसे पूछा जाता है तो आपको यहाँ पे क्या है, मौसम का नाम बताना है कि कौन सा है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है जंगल में सभा पार्ट 6। तो ये जो जंगल में सभा है, इस चैप्टर में क्या है, जो सभा का सभापति होता है वो है हाथी। तो वो एक सभा मतलब सभा ऑर्गेनाइज होती है जिसमें जो सभापति होता है वो हाथी होता है। हाथी सारे जानवरों से उनकी परेशानियां पूछता है, सारे जानवर अपनी परेशानियां बताते हैं, लेकिन वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा परेशान होता है वो खरगोश होता है। और किन से वो परेशान होता है, तो वो भालू और बंदर से बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो शिकायत ये कहता है कि जो भालू है वो कचरा खरगोश के बिल के सामने, मतलब खरगोश के बिल के सामने भालू कचरा फेंक देता था और जो बंदर था वो केले के छिलके फेंक देता था। तो जो खरगोश है वो शिकायत करता है हाथी से। तो हाथी फिर भालू और बंदर को समझाता है और कहता है कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब वो समझा रहा होता है तभी वहाँ पे आंधी आ जाती है और जो सभा होती है वो अगले दिन के लिए टल जाती है। तो आपको याद रखना है, जो जंगल की सभा चैप्टर है उसमें जो सभापति था वो हाथी था, और सबसे ज़्यादा किसको परेशानी थी, तो खरगोश को परेशानी थी। और किससे थी, भालू और बंदर से थी। ठीक है, भालू क्योंकि कचरा फेंक देता था और जो बंदर था वो केले के छिलके खरगोश के बिल के आगे फेंक देता था। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है फुलवारी। ठीक है, फुलवारी चैप्टर में फूलों की विशेषता बताई गई है कि जो फूल हैं वो क्या है, मन को हर्षित करते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। ठीक है, ये सारी बातें फूलों की विशेषता बताई गई है। अगर शीर्षक पूछा जाता है कुछ लाइनों से तो चैप्टर का नाम है फुलवारी। और इनमें किन किन फूलों की बात की गई है, तो यहाँ पे जो मेन फूलों की बात की गई है इस पोइम में वो है जूही, चंपा, बेला की क्यारी की बात की गई है, श्वेत गुलाब की बात की गई है और लाल कमल की बात की गई है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि किन किन फूलों की यहाँ पे बात की गई है और चैप्टर का नाम है आपका फुलवारी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन जो चैप्टर है इसमें जो मेन किरदार हैं उषा और प्रभात, ये दो भाई बहन हैं। इसमें क्या होता है, जो बहन है उषा वो क्या है, अपने भाई का इंतज़ार कर रही होती है क्योंकि उसका भाई कहाँ, जमशेदपुर गया हुआ था, वहाँ से लौटने वाला था। तो वो रक्षाबंधन के दिन इंतज़ार कर रही होती है। फिर वो जैसे ही स्टेशन पहुँचती है तो जो अब उसका भाई है वो मिल जाता है, मतलब स्टेशन पे आ जाता है। फिर वो उसे घर लेके जाती है, फिर उससे कहती है कि भाई आप नहा धो लीजिए, मैं आपको राखी बांधूंगी। तो ये रक्षाबंधन के बारे में बताया गया है। पर इस चैप्टर में एक कहानी बताई गई है एंड में, जिसमें क्या है, चित्तौड़ की जो रानी थी कर्णवती, एक बार उन पे क्या है पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया था उनके राज्य पे। तो उन्होंने क्या है दिल्ली के बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी अपनी रक्षा के लिए कि भाई मेरी रक्षा करने आओ। तो ये जो कहानी है ये क्या है, रक्षाबंधन का प्रतीक है। इसी वजह से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है और इस त्यौहार का नाम रक्षाबंधन पड़ा। तो यहाँ पे मेन है, चैप्टर का नाम है रक्षाबंधन। अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ पे किसकी कहानी बताई गई है, तो चित्तौड़ की रानी कर्णवती और दिल्ली के बादशाह हुमायूं की कहानी बताई गई है। और इसके जो किरदार हैं भाई बहन कौन है, तो उषा और प्रभात हैं। उषा बहन है और प्रभात भाई है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है तिरंगा चैप्टर, जो कि पाठ 10 है। यहाँ पे क्या है, तिरंगा की विशेषताओं का गुणगान किया गया है और एक एक जो रंग है उसकी विशेषता और मतलब उसके प्रतीक, वो किसका प्रतीक है ये बताया गया है। तो केसरिया रंग हमारे वीरों के उत्साह को बढ़ाता है। श्वेत रंग शांति के मार्ग पर बढ़ते रहना हमको सिखाता है। हरा रंग सिखाता है खुशहाल रहना, और जब हम मेहनत करते हैं उसी से क्या है, खुशहाली आती है। तो इसका प्रतीक है चक्र है कि तेज गति का प्रतीक है कि हमको क्या है, मंजिल की ओर जब तक हम तेज नहीं चलेंगे जब तक हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये तिरंगे की विशेषताएं बताई गई हैं एक एक रंग की इस चैप्टर में। चैप्टर का नाम है तिरंगा। यहाँ पे तिरंगे के ऊपर एक पोइम दी गई है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है उल्टा पुल्टा। तो यहाँ पे क्या है, कुछ पहेलियाँ दी गई हैं जिसमें आपको बताना है कि ये कौन सा जानवर है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये पहेली दी गई है, चलते चलते गिरती छपाक तुरंत संभलकर उस क्षण ही चल देती अपने आप। तो ये कौन सा है, तो ये है छिपकली। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है
ऊपर की डाली से जब गिरता है झटपट दूसरी डाली पकड़ आंख मीचकर हंसता है। तो ये कौन है? तो ये है बंदर। इसके बाद एकाएक पलट जाते फिर सीधे हो चल पाते। तो ये है तिलचट्टा और जो चींटे होते हैं उनके बारे में बताया गया है। इसके बाद बताया गया है गिरने और पिछड़ने पर जो हिम्मत खोते पछताते हैं धूल झाड़ जो तुरंत संभलते वे जीवन में सुख पाते हैं। तो जैसे कि क्या है, मकड़ी के जाले हम कभी कभी साफ़ सफाई करते हैं तो तोड़ देते हैं, लेकिन क्या है, ये क्या है, गिरने पिछड़ने पर अपनी हिम्मत नहीं खोते बल्कि क्या है, तुरंत संभलते हैं, इसीलिए क्या है, जीवन में सुख पाते हैं। तो यहाँ पे ये मकड़ी की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें कुछ ये उल्टा पुल्टा आपको क्या है, पहेलियों के रूप में आपको पहचानने के लिए कहा है कि ये कौन है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है राजगीर। जो चैप्टर 12 है वो मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया है यहाँ 11th के बाद, क्योंकि जो चैप्टर 12 है वो क्या है, आपके जो गांधी जी की कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं इसके अंदर, वो आपको पहचान के कुछ बातें लिखनी हैं, तो वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था। इसके बाद आता है राजगीर चैप्टर, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें काफ़ी सारी बातें जानने के लिए हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक लड़की है शालिनी, जो अपनी फ्रेंड को एक खत लिखती है। वो पटना घूम के आती है और पटना के बारे में कुछ बताती है कि मैंने ये चीज़ें देखी। उसके बदले में क्या है, जो उसकी जो फ्रेंड है जिसको उसने पत्र भेजा था और पटना के बारे में बताया था, तो जो वो फ्रेंड है जिसको भेजा था वो क्या है, उसे राजगीर के बारे में बताने के लिए कि मैं अपने राजगीर के बारे में तुम्हें बताती हूँ, यहाँ भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो वो एक पत्र लिख के भेजती है जिसमें वो राजगीर की जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उन सारे स्थलों के बारे में बताती है। तो यहाँ पे राजगीर के आपको मेनली स्थल बताए गए हैं बहुत सारे कि राजगीर में क्या क्या है। सबसे पहले क्या है, राजगीर नालंदा जिले में है। प्राचीन काल में यह मगध राज्य की राजधानी थी जो राजगृह नाम से प्रसिद्ध थी। ठीक है, राजगीर क्या है, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सबसे पहले राजगीर नालंदा जिले में है। प्राचीन काल में मगध राज्य की राजधानी था और जो कि क्या है, राजगृह के नाम से जाना जाता था। और राजगीर जो क्षेत्र है ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे वो ऐतिहासिक और कुछ धार्मिक स्मारकों का जिक्र करती है। तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले है शिला घटित महाप्रकार। तो इसका निर्माण महाराजा बिंबिसार ने राजगृह की सुरक्षा के लिए करवाया था। और जो वेणुवन है ये महाराजा बिंबिसार का बगीचा है। तो क्या है, शिला घटित महाप्रकार क्या है, बिंबिसार ने राजगृह की सुरक्षा के लिए बनवाया था। और जो बिंबिसार का बगीचा था उसे क्या बोला जाता था, तो उसे वेणुवन बोला जाता था। इसके बाद आता है यहाँ पे जो राजगीर में फेमस है वो है जरासंध का अखाड़ा। इस जरासंध के जो अखाड़े में क्या है, 28 दिन तक भीम और जरासंध के बीच मल्ल युद्ध लड़ा गया था, जिसमें क्या है, जरासंध मारा गया था। इसके बाद क्या है, जो जरासंध की सोने की भंडार है उसको यहाँ पे क्या है, सोना भंडार गुफा कहा गया है। इसके बाद यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है विश्व शांति स्तूप, जो कि क्या है, ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और रज्जू मार्ग द्वारा यहाँ की यात्रा अति रोमांचक है। तो ऊंची पहाड़ी पे विश्व शांति स्तूप स्थित है और रज्जू मार्ग द्वारा जब हम यहाँ पे जाते हैं विश्व शांति स्तूप पे, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो यात्रा है रोमांचक हो जाती है। इसके बाद है राजगीर में अनेक गर्म पानी के सोते भी हैं जिनको हम कुंड कहते हैं। प्रमुख कुंड कौन कौन से हैं, तो सीता कुंड, सरस्वती कुंड, विष्णु कुंड और सप्तधारा। ठीक है, ये इन कुंडों के नाम बताए गए हैं। और इन कुंडों में स्नान करने से चर्म रोग दूर हो जाता है, ये बात कही गई है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, कुंडों के पश्चिम में एक सप्तपर्णी गुफा है, इसके बारे में बताया गया है। और गिद्धकूट गुफा के बारे में बताया गया है जिसमें गौतम बुद्ध अक्सर ठहरते थे। इसके बाद वीरायतन में भगवान महावीर की जीवन लीला को बड़े आकर्षक ढंग से दिखाया गया है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है भगवान महावीर की जीवन लीला को अच्छे और आकर्षक ढंग से कहाँ पे दिखाया गया, राजगीर में, तो वीरायतन में दिखाया गया है। गौतम बुद्ध अक्सर कहाँ पे ठहरते तो गिद्धकूट गुफा में ठहरते थे। कुंडों के पश्चिम में कौन सी गुफा है, तो सप्तपर्णी गुफा है। इसके बाद क्या है, राजगीर में हिंदू, जैन और बौद्ध दर्शनीय स्थल हैं। ऐसा नहीं कि केवल हिंदू और बौद्ध ही हैं, जैन भी वहाँ पे धार्मिक स्थल हैं। तो ये तीनों आपको याद रखनी है। इसके बाद राजगीर में मलमास का मेला लगता है। तो पूछा जाता है कौन सा मेला लगता है, तो मलमास का मेला लगता है। इसके बाद आता है पार्ट 14, दीप जलें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दीपावली के बारे में मेनली बताया गया है। पोइम है ये भी एक, जहाँ पे दीप जलने के बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे दीप जलते हैं, सुंदर सुंदर दीप जलते हैं, धीरे धीरे दीप जलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन आती है जिसमें बताया गया है, दानव की हार और मानव की जीत का दीपों का पर्व है। ठीक है, तो ये मेनली बताया गया है कि
जब रावण को मार देते हैं राम जी, तो उसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो अगर आपको पोइम की कुछ लाइन दी जाती हैं तो जो शीर्षक है वो क्या है, दीप जलें दीप जलें। ठीक है, तो ये पीछे जो पोइम आती है उस पर भी लिखा आता है, पीछे दीप जलें लाइन आती है। ठीक है, तो आप इससे पहचान सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है पार्ट 15 जो कि है साहसी इंदिरा। तो साहसी इंदिरा चैप्टर में क्या है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं वो एक बार कुछ मीटिंग कर रहे होते हैं अपने सहभागियों के साथ। तो इंदिरा जी क्या हैं, बार बार कमरे में आती हैं, तो वो क्या है, उन्हें डांट देते हैं पंडित जी कि यहाँ से जाओ, तुम बाहर जाके खेलो और यहाँ पे बार बार मत आओ। तो फिर क्या है, वो बेचारी थोड़ी रोज आती हैं और बाहर चली जाती हैं, झूले पे बैठ जाती हैं। जैसे ही वो झूला झूल रही होती हैं तो जैसे जोर का जब वो अपने से झोटा लेती हैं तो वो काफ़ी ऊंचा जाती हैं, और ऊंचा जाने पे वो देखती हैं कि जिस कमरे में जो पंडित जी और उनके सहभागी मीटिंग कर रहे हैं उस कमरे को पूरी तरीके से क्या है, पुलिस ने घेर रखा है। तो वो क्या करती हैं, इस बात को तुरंत जाके चुपके से अपने वापस से कमरे में जाती हैं। तो पंडित जी बोलते हैं मैंने तुमको यहाँ पे मना किया था ना आने के लिए, तुम क्यों आई हो। तो वो बोलती हैं कि बताती हैं अपने पिताजी को कि इस कमरे को ना पुलिस ने पूरी तरह से घेर रखा है। और उस वक्त ना वो उस कमरे में जो उनके सहभागी होते हैं वो सब एक बहुत अच्छा बड़ा प्लान बना रहे होते हैं कुछ किसी बात का। तो क्या है, वो ये बोलते हैं सहभागी, अगर ये पुलिस के हाथ लग गया तो हमारा तो सारा काम बेकार हो जाएगा। तो जो इंदिरा जी हैं वो अपना दिमाग लगा के ये कहती हैं कि आप इस कागज़ को मुझे दे दीजिए। कितने कागज़ हैं, वो बोलते हैं 4। तो बोलते हैं आप मेरे बैग में रख दीजिए, मैं स्कूल लेके चली जाऊँगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, बाद में मेरे से ले लीजिएगा। तो वो क्या करते हैं कि उसके बैग इंदिरा जी के बैग में रख देते हैं, और इंदिरा जी क्या है, कार में बैठ के स्कूल के लिए निकलती हैं। तो वहाँ पे जाके आगे उनको एक सिपाही रोक लेता है उन्हीं का। वो बोलता है कि ये कार कहाँ जा रही है। तो वो बोलते हैं कि मैं स्कूल जा रही हूँ। तो वो सिपाही बोलता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारे बैग में कुछ ऐसे कागज़ छुपा दिए गए हों और तुम्हें भेजा जा रहा हो जो हमारे काम के हों। तो वो बोलती हैं कि कोई भी पिता ऐसा नहीं होता जो अपनी लाडली बेटी को क्या है, मुसीबत में डाले। जब वो ये लाइन बोलती हैं तो सिपाही क्या है, बोलता है कि हाँ तुम सच कह रही हो, ऐसा तो कोई भी पिता नहीं होता जो अपनी बेटी को मुसीबत में डाले। तो वो उसे जाने देते हैं। तो इस तरीके से क्या है, जो इंदिरा जी हैं वो उनकी जो प्लान होता है, जो वो कुछ कर रहे होते हैं, उन कागज़ों को क्या है बचा लेती हैं अपनी बुद्धि से। तो यहाँ पे क्या है, इंदिरा जी ने एक वानर सेना बना रखी थी जो कि अपने जैसे जो उनके जैसे बच्चे थे उनका एक समूह था जो कि क्या है, बाहर की खबरें ला के बड़ों को संदेश देते थे। ठीक है, जैसे कि इंदिरा जी ने क्या है, सब कुछ देख के चुपके से आके अपने पिताजी को खबर दी, इसी तरीके से उन्होंने एक बच्चों का समूह बना रखा था जो कि क्या है, ऐसे बाहर से खबरें लाते थे और क्या है, बड़े लोगों को संदेश देते थे। तो उनकी सेना का नाम अगर आपसे पूछा जाता है तो वो है वानर सेना। ठीक है, उनकी सेना का नाम था वानर सेना। इसके बाद अगर चैप्टर का नाम पूछा जाता है तो ये है साहसी इंदिरा चैप्टर का नाम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है पार्ट 16 जो कि है गंगा नदी। गंगा नदी के बारे में इसमें बताया गया है कि गंगा नदी के बारे में पूरी पोइम है। ठीक है, तो गंगा नदी को यहाँ पे क्या है, पोइम में पतित पावनी और देव नदी किसने बोला है, तो विद्यापति जो कि लेखक हैं उन्होंने क्या है, विद्यापति ने गंगा नदी को पतित पावनी और देव नदी का नाम दिया है। इसके अलावा क्या है, गंगा नदी को इस पोइम में देश की पहचान बोला गया है, आधार देश का बोला गया है, और देश का मुकुट क्या है, तो वो है हिमालय। तो ये बात इसमें कही गई है पोइम में। अगर आपसे पूछा जाता है पतित पावनी और देव नदी किसने कहा है गंगा नदी को, तो विद्यापति जी ने कहा है। और अगर कुछ लाइनें दी जाती हैं गंगा नदी के बारे में तो अगर उसका शीर्षक पूछा जाता है तो इस पोइम का शीर्षक है गंगा नदी। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है पार्ट 17 जो कि है बैलगाड़ी के दाम, और इस कहानी की जो लेखिका हैं वो है नीलिमा सिन्हा। ठीक है, इसमें जो किरदार हैं वो हैं भोलाराम, धनीराम और चतुरसेन। जो चतुरसेन है वो भोलाराम का क्या है, बेटा है। ये कहानी कुछ इस प्रकार है कि जो भोलाराम होते हैं वो काफ़ी सीधा एक किसान होता है, और क्या होता है, वो एक बार अपने भूसे की गाड़ी को लेके जा रहा होता है तो रास्ते में उनसे धनीराम मिलते हैं, और धनीराम उससे कहते हैं कि ये जो भूसे की गाड़ी है इसका क्या दाम है। तो वो बोलते हैं कि 7 रुपये। तो वो बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा है, तो फिर वो चल देते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ी दूर जाके धनीराम फिर से भोलाराम को आवाज़ लगाते हैं कि 7 रुपये तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन चलो ठीक है तुम कह रहे हो तो हम ले लेते हैं। ठीक है, तो जो भोलाराम है वो मान जाता है। तो धनीराम बोलता है चलो घर पे जाके इस भूसे पलट देना। तो भोलाराम धनीराम जी के साथ चला जाता है। जैसे ही वो भूसा पलटता है और अपने 7 रुपये मांगता है तो वो बोलता है कि गाड़ी को कहाँ लेके जा रहे हो, बैलगाड़ी को कहाँ लेके जा रहे हो। तो वो बोलता है भूसा तो मैंने डाल दिया, अब आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं जाता हूँ। तो बोलता है कि मैंने तो 7 रुपये तुम्हारी बैलगाड़ी के साथ लगाए हैं, भूसा भी और बैलगाड़ी भी।
तो बोलते हैं कि आपको तो मैंने तो सिर्फ आपको भूसा देना था, मैंने तो भूसा दे दिया, बैलगाड़ी और भूसा दोनों 7 रुपये में कैसे आ सकते हैं। तो वो बोलते हैं कि मैंने बोला था ये जो भूसे की गाड़ी है इसके क्या दाम है, तुमने बोला 7 रुपये, मैंने तुम्हें पूरे 7 रुपये दे दिए, अब तो मना कर रहे हो। तो वो डांटने लग जाता है धनीराम भोलाराम को, और भोलाराम बहुत सीधा होता है और वो बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन वो धनीराम नहीं मानता और वो क्या है उसकी बैलगाड़ी भी रख लेता है। इसके बाद जब भोलाराम घर पहुंचता है तो अपने बेटे को सारी बात बताता है, जो कि है चतुरसेन। ठीक है, चतुरसेन बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं उनसे बदला ले लूँगा। अब चतुरसेन क्या करता है, चतुरसेन क्या है फिर से मतलब एक भूसे की गाड़ी लेके उसी रास्ते पे जाता है। वहीं पे क्या है फिर से धनीराम मिलता है। तो धनीराम बोलता है ये भूसे की गाड़ी कितने रुपए की है, तो वो बताता है कि 7 रुपये की है। तो वो बोलता है ठीक है तो फिर घर लेके आ जाओ। ठीक है, अब लेकिन वो ये बोलता है कि मेरी एक शर्त है। तो वो बोलता है क्या शर्त है, कि जो भी पैसे हैं ना वो आप मुझे मुट्ठी भर के दिलवाना, जो आपके घर में बच्चा है ना उसके मुझे मुट्ठी का पैसा चाहिए। ठीक है, मतलब मुट्ठी में पैसा चाहिए, इस तरीके से ही जितना उसकी मुट्ठी में पैसा आएगा मेरे को उतना ही चाहिए। तो वो बोलता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे घर में तो छोटा सा बच्चा है, उसकी मुट्ठी में कितना ही पैसा आएगा और मैं दे दूंगा इसे। ठीक है, वो बोलता है चलो ठीक है चलो मेरे घर। अब उसे घर ले जाता है। जैसे ही वो अपने बच्चे के हाथों क्या है धनीराम का जो बच्चा होता है छोटा सा, उसके हाथों से वो पैसा दिलवाने लगता है मुट्ठी में। तो वो क्या बोलता है कि मुट्ठी पकड़ लेता है, चतुरसेन उसके बेटे की मुट्ठी पकड़ लेता है और चक्कू रख देता है उसके ऊपर। तो वो बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो, धनीराम बोलता है। तो वो चतुरसेन बोलता है कि मैंने आपसे बोला तो था कि मुझे क्या है मुट्ठी में पैसा चाहिए, तो पैसे के साथ साथ मुट्ठी भी तो मेरी हुई। तो बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैंने कब बोला, तुमने तो ये पैसा लो ना, तुम्हें पैसे से मतलब है, मुट्ठी से क्या मतलब है। तो बोलता है नहीं नहीं मुझे मुट्ठी भी साथ में चाहिए पैसे के। तो बोलता है तुमने भी तो मेरे पिताजी से बोला था भूसे की गाड़ी का पैसा चाहिए। इस तरीके से ये जो बातें होती हैं इसमें फंसा लेता है वो उनको। तो वो फिर समझ जाता है कि हाँ मैंने गलती की थी, और इस तरीके से उसको अपनी गलती का पछतावा होता है। और उसके बाद क्या है वो माफ़ी मांगता है धनीराम चतुरसेन से, और उसके जो बैलगाड़ी होता है उसको वापस कर देता है। इसमें ये कहानी है। ठीक है, तो किरदार यहाँ पे कौन कौन है, भोलाराम, धनीराम, और भोलाराम का बेटा कौन है, चतुरसेन। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं, पार्ट 18, जो कि है हम सब। और इसकी कहानी की जो पोयम की जो राइटर हैं वो है आशा दुबे। तो यहाँ पे मेनली क्या है, चारों धर्मों के बारे में बताया गया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सारे क्या हैं भाई भाई हैं, हम एक साथ लड़ेंगे, हम एक साथ देश की सेवा करेंगे, हम बेटे 4 हैं। ठीक है, देश के हम 4 बेटे हैं, इस तरीके की बातें की गई हैं। तो जो पोइम है उसका नाम है हम सब, और ये लिखी किसने है, आशा दुबे जी ने लिखी है। इसके बाद नेक्स्ट आता है पार्ट 19, जो कि है कुत्ते की कहानी, और ये लिखी किसने है, इसके राइटर हैं प्रेमचंद जी। इस कुत्ते की कहानी में ये है कि एक कुत्ता होता है जिसके क्या है 4 पिल्ले होते हैं। अब 4 पिल्लों में से क्या है 2 पिल्ले ठंड की वजह से मर जाते हैं। बेचारी जो इनकी माँ होती है वो दर दर भटकती है खाने के लिए, लेकिन कोई खाना नहीं देता। 2 इस वजह से मर जाते हैं ठंड की वजह से, 2 बचते हैं। उन 2 में से क्या होता है, एक पंडित जी हैं यहाँ पे किरदार, पंडित जी का बेटा उनमें से एक कुत्ते को उठा लाता है और पालने लग जाता है। अब क्या होता है, उनके घर वाले किसी दिन बाहर जाते हैं और केवल घर में पंडित जी होते हैं और वो कुत्ता होता है। अब क्या होता है, घर में चोर घुस आते हैं। तो जो कुत्ता है वो देख लेता है पंडित जी सो रहे होते हैं। तो वो क्या कर रहे होते हैं, जो चोर होते हैं वो पीछे से सारा सामान ले लेके, जो उनके घर का नौकर होता है पंडित जी के घर का, वो चोरों से मिला हुआ होता है। तो वो क्या करते हैं, चोर उसके साथ मिलके जो भी सामान है वो एक ना पीछे कुछ गड्ढा सा होता है उसमें छुपाते हुए चलते हैं। मतलब उस गड्ढे में कुछ पानी वानी होता है, उसके अंदर वो छुपाते हुए चलते हैं उस सारे सामान को, कि हम बाद में यहाँ से ले जाएंगे, पहले हम इस गड्ढे में छुपा लेते हैं। ये करता हुआ कुत्ता देख लेता है। तो कुत्ता आके पंडित जी के पास भौंकने लगता है, लेकिन पंडित जी क्या जगते नहीं है। तो वो क्या करता है, पंडित जी की चद्दर को खींच लेता है। तो पंडित जी क्या है उसे 1-2 बार मतलब कहते हैं ना लात वात मार देते हैं, तो ऐसा भी करते हैं। लेकिन वो क्या है मानता नहीं है, क्योंकि वो अपने स्वामी की रक्षा करना चाहता था, वफादार था। तो वो वापस से चद्दर खींचता है। ठीक है, तो फिर भी उन्हें समझ नहीं आता, और वो बार बार उस साइड जाके भौंक के भी दिखाता है, लेकिन वो नहीं समझ पाते। एंड में कुत्ता जो होता है वो जो उनके खटिया के नीचे छड़ी पड़ी होती है पंडित जी की, उसे उठा के उस साइड भागता है। तो इस इशारे को पंडित जी समझ जाते हैं और वो वहाँ पे जाते हैं। जब तक चोर भाग रहे होते हैं वो चिल्लाते हैं चोर 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 चोर। ठीक है, तो जो गाँव वाले हैं वो भी जग जाते हैं, और जो कुत्ता है
वो क्या करता है, जिस गड्ढे में वो मतलब छुपा रहे थे उस गड्ढे में कूद जाता है और कूद के क्या है एक कटोरी वहाँ से बाहर निकाल के लाता है। तो इस तरीके से वो ये भी समझा देता है कि जो पंडित जी आपका सामान है वो इस गड्ढे में है, तो इस तरीके से फिर पंडित जी का सारा सामान वहाँ से मिल जाता है। तो यहाँ पे ये कुत्ते की कहानी बताई गई थी, ठीक है, जिसमें किरदार है पंडित जी और उनका कुत्ता है, जो कुत्ते का कोई नाम नहीं था यहाँ पे, ठीक है। और ये बता दिया मैंने 4 पिल्ले थे जिसमें से 2 मर जाते हैं, 2 रह जाते हैं, एक को पंडित जी का बेटा पाल लेता है। तो ये कहानी का जो नाम है वो आप याद रखिएगा और जो राइटर है उनको आप याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है पाठ 20 जो कि है खेल खेल में। अब खेल खेल में यहाँ पे क्या है 3-4 किरदार हैं। किरदारों के नाम है राधा, रानी, चाची, रमेश, ठीक है। राधा रानी 2 फ्रेंड्स हैं, रमेश एक लड़का है और चाची कौन है, तो राधा की चाची हैं वो, ठीक है। तो बच्चे खेल रहे होते हैं, चारों खेल रहे होते हैं। तो इनके खेल को क्या है, जो इनकी चाची है वो बहुत गौर से देख रही होती है। खेल कौन सा खेल रहे होते हैं, खेल का नाम है यहाँ पे कित कित, ठीक है। तो चाची जी बोलती हैं कि मेरे को भी खेलना बहुत पसंद है, क्या मैं तुम्हारे संग खेलूं, इस तरीके से। तो बच्चे पूछते हैं कि आप क्या क्या खेल खेला करते थे पहले। तो चाची जी बताती हैं कि चाची कौन कौन से खेल खेला करती थी। तो वो बताती है मैं छुपा छुपी, कबड्डी, एक टांग से दौड़ना, पिट्टो, ये सब खेलती थी। और कबड्डी तो क्या है 10 गाँवों में हमारी क्या है सबसे अच्छी कबड्डी थी टीम, ठीक है। और फिर वो चाचा जी के बारे में भी बताती है कि तुम्हारे चाचा तो पता है इतनी अच्छी मतलब खाना भी भूल जाते थे पतंग उड़ाने के चक्कर में, वो बहुत ज़्यादा पतंग उड़ाते थे। और वो बताते हैं कि तुम्हारे चाचा जी क्या है फुटबॉल, गिल्ली डंडा, पिट्टो, गोली, डेंगा पानी, ये गेम्स खेला करते थे कि वो मुझे बताते हैं। तो इस तरीके की बातें चल रही होती है बच्चों के बीच में और उनकी चाची के बीच में, ठीक है। तो ये आप जो खेलों के नाम है वो याद रखिएगा और जो चैप्टर का नाम है वो है खेल खेल में। और जो यहाँ पे खेल कौन से बात की गई, तो कित कित के खेल की बात की गई है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और ये 20 चैप्टर्स थे इस बुक के अंदर, मैंने आपको समरी के साथ, राइटर के साथ सब कुछ बता दिए हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स।